नमस्कार दोस्तों। मेरी आंख आज जरा समय से पहले ही खुली। वैसे तो मैं रोज़ सुबह 8 बजे ही उठती हूँ, लेकिन आज मैं लगभग 7 बजे ही उठी। मेरी आंख जिसके रोने से खुली थी वो किसी और की नहीं, बल्कि मेरी माँ के रोने की आवाज़ थी। मैं एकदम से बेड से उठी और माँ की तरफ बढ़ी। माँ लगातार रोती जा रही थी। मेरे मन में कई तरह के सवाल उठे। मैं माँ के पास गई और पूछा, माँ क्या हुआ? क्यों इस तरह से रोई जा रही हो? माँ ने मेरी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा और बोली, बेटा सब उजड़ गया, कुछ नहीं बचा। मैं एकदम हैरान हो गई कि माँ कैसी बातें कर रही है। मैंने तुरंत माँ से पूछा, आप क्या कह रही हैं? माँ ने कहा, बेटी मेरी बहन यानी तेरी मौसी की गोद एक बार फिर से उजड़ गई है। माँ मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। यह आज पहली बार नहीं हुआ था कि मौसी का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही भगवान को प्यारा हो गया था, जबकि यह तीसरी बार हो रहा था। मेरी मौसी एक जवान और अच्छी सेहतमंद वाली औरत थी, लेकिन भगवान ने उनकी किस्मत में एक दुख लिख दिया था, और वो ये कि वो 9 महीने तक बच्चा अपनी कोख में पालने के बाद उसके पैदाइश के समय ही खो देती थी। मेरे कोई भाई बहन या चचेरे भाई बहन भी नहीं थे, इसलिए मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी मौसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, क्योंकि मैं भी अपने माँ को इकलौती बेटी थी। इसलिए मेरे दिल में यह तमन्ना बहुत ज़्यादा थी। मगर भगवान ने मौसी की किस्मत में ना जाने क्या लिखा था। मौसी के लिए हर कोई हमदर्दी जताता। कोई कहता मौसी के ऊपर किसी ने कोई काला जादू किया है, तो कोई कहता इसको कोई बीमारी है। वैसे भी तो जितनी जुबानें होती है उतनी बातें होती है। ये तो दुनिया का नियम है। इस वक्त तो मैंने माँ के अच्छे से संभाला, क्योंकि मैं जानती थी एक बहन का दर्द कोई नहीं सहन कर पाएगा। अभी मेरे तसल्ली देने से वो थोड़ी संभल गई थी और मैं भी अपने काम में बिजी हो गई। लेकिन मौसी का ख्याल मेरे दिमाग से हट ही नहीं रहा था कि ना जाने ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है उनके साथ कि पूरे 9 महीने होने के बाद वे अपना बच्चा खो देती है। इसी सोच में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। शाम को अचानक माँ मेरे कमरे में आई और बोली, बेटा तैयारी करो, तुम्हें मौसी के घर जाना है। मैंने उनकी तरफ बड़ी हैरानी से देखा और सवाल किया, क्यों, सब ठीक तो है? मौसी ठीक तो है? तभी माँ ने कहा, तुम्हारी मौसी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। अगर तुम उनके साथ रहोगी तो उसे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी और उसका दिल भी लगा रहेगा। माँ की बात से मुझे कोई एतराज़ नहीं था, वह ठीक ही तो कह रही थी। मैं खुशी खुशी मौसी के घर जाने के लिए तैयारी करने लगी। अगली सुबह हम मौसी के घर जाने के लिए रवाना हो गए। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, मौसी हमें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन मौसी की आंखों में अपने बच्चे की जुदाई का दुख छुपा हुआ था। माँ और मौसी एक दूसरे को गले लगाने के बाद माँ बोली, कुछ दिन तक नेहा यहीं रहेगी, तुम्हारे साथ और तुम्हारा ख्याल रखेगी। इस बात पर मौसी बहुत खुश हो गई। वो मुझे खुशी खुशी रखने के लिए तैयार हो गई। माँ ने दोपहर का खाना वहीं खाया और दोपहर के बाद वो वापस अपने घर चली आई। माँ के जाने के बाद मौसी ने मुझे बहुत प्यार किया और ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। अब मैं उनके घर रहकर उनका अच्छे से ख्याल रख रही थी। मैं उनके लिए खाना बनाती, घर की सफाई करती और उन्हें वक्त पर दवाई देती। इस तरह से मैं उनकी हर तरह से फिक्र और सेवा कर रही थी। वक्त यूं ही हंसी खुशी गुजर रहा था। मैं वापस जाना तो भूल ही गई थी। मेरा मौसी के साथ बहुत दिल लग गया था। एक दिन अचानक मौसी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो बेहोश हो गई। मैं उस वक्त किचन में काम कर रही थी। मैं घबरा गई, फ़ौरन मौसी के पास गई और उन्हें संभालने की कोशिश की। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मौसी को कोई बड़ी तकलीफ़ ना हुई हो। मैं चिंता से भरी आवाज़ में उनसे पूछने लगी, मौसी क्या हुआ? आप क्यों अचानक ऐसे बेहोश सी हो गई? जैसे ही मैंने मौसी से पूछा, उनकी आंखें भर आई और मेरी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखने लगी और बोली, बेटा चिंता की कोई बात नहीं है, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट फैल गई। मैं बेहद खुश हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि मैं अपनी मौसी का अच्छे से ख्याल रखूँगी और अब की बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिसकी वजह से मौसी को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। मैंने थोड़ी देर बाद माँ को फ़ोन मिलाया और उन्हें मौसी के दोबारा माँ बनने की खबर सुनाई। माँ इस बात पर बहुत खुश हुई और मौसी को आशीर्वाद देने के साथ साथ उनका ख्याल किस तरह से रखना है
इस बारे में मुझे सलाह देने लगी। मैंने माँ की बातों को अच्छे से समझ लिया था। मैं जानती थी मौसी पहले भी अपने बच्चे खो चुकी है, इसलिए अब मुझे उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। मैं अब पहले से ज़्यादा चौकन्नी हो गई थी। मैं अब उनको घर के किसी भी काम में हाथ न लगाने देती, हर दम उनकी सेवा ही करती रहती। मगर उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ से मना कर दिया था, मैं ना तो उनके पाँव दबाऊं और ना ही उनकी मालिश करूं, क्योंकि यह करना उन्हें पसंद नहीं है। खैर मैं भी उनकी बात मान गई थी। एक दिन मैं सुबह उठकर मौसी के कमरे में गई। जो मैंने आज देखा उससे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा मौसी सामान से भरा हुआ बक्सा उसे उठाकर खोलने जा रही थी। मैं एकदम से भागती हुई उनके पास गई और बोली, मौसी आप यह क्या कर रही हैं? तब उन्होंने बड़े ही आराम से जवाब दिया, बेटा तुम्हारे मौसा 2-3 दिन के लिए घर आने वाले हैं, उनके लिए सर्दियों के कपड़े निकाल रही हूँ। तब मैंने टोकते हुए उन्हें कहा, लेकिन आपको वजन उठाने के लिए मना किया गया है ना, फिर क्यों इतना भारी सामान उठा रही हो आप? मेरी बात पर मौसी मुस्कुराई और बोली, वजन उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तुम इतनी फिक्र मत किया करो। ये बात उनकी कुछ अटपटी सी लगी। मैं इस बात को पूरी तरह जानती थी कि एक प्रेग्नेंट औरत के लिए वजन उठाना ठीक नहीं होता, और मौसी इतनी बार अपना बच्चा खोने के बाद भी क्यों नहीं समझ रही। खैर मैंने उन्हें उस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मेरी बातों को बच्चों वाली ही समझी जाती थी। अगले दिन मौसा घर आ गए। वो अपनी अस्पताल की जॉब की वजह से अस्पताल के क्वार्टर में ही रहा करते थे, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल घर से थोड़ा दूर पड़ता था, इसलिए रोज़ का आना जाना भी मुश्किल होता था। लेकिन जब शनिवार और रविवार की छुट्टी हुआ करती थी तो वह घर आ जाया करते थे। खैर मौसा 2 दिन रहकर वापस चले गए। जब तक मौसा घर में थे तब तक ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजार लिया करती थी, लेकिन अब एक बार फिर से अपना पूरा घर संभाल चुकी थी। मैं जानती थी मौसी को मालिश करना हरगिज़ पसंद नहीं है, और इसलिए वो मुझे भी मालिश नहीं करवाती, लेकिन आज सुबह सुबह कर रही थी, क्योंकि उनके कमर और पाँव में बहुत दर्द हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर पाँव दबा देती हूँ और मालिश भी कर देती हूँ, शायद वो ठीक हो जाए। मैं तेल लेकर उनके कमरे में गई। वह बड़े सुकून से सो रही थी। मैंने सोचा यह अच्छा मौका है, उनके पाँव दबा देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया वह एकदम से डरकर उठ गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मौसी मैं तुम्हारे पाँव दबाने और मालिश करने लगी थी। मौसी ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोली, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मुझे मालिश की ज़रूरत नहीं है, फिर ये क्यों कर रही हो? तुम यह नहीं चाहती मेरा बच्चा इस दुनिया में सलामत आ जाए? मौसी इस तरह से गुस्से में बात करेंगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा, फ़ौरन चली जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मौसी का ये रूप मैंने पहली बार देखा था। उन्हें इस तरह से देखने पर मुझे हैरानी हो रही थी, लेकिन वह इतनी गुस्से में थी कि मजबूरन मुझे उनके कमरे से बाहर निकलना पड़ा। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे कि आखिर मेरी मौसी मुझे मेरे प्यार के बर्ताव का इस तरह से इनाम क्यों दे रही है। मैंने तो उनकी सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं उस दिन कमरे में बंद रही और मैंने बाहर आकर कोई काम नहीं किया था, लेकिन रात होते ही अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा। मैं जान गई थी कि मौसी होंगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मौसी ही खड़ी थी। उनके हाथ में खाने की प्लेट थी। उन्होंने वहीं पर खड़े होकर कहा, क्यों अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? मैंने उनकी बात पर मुस्कुरा दिया। मैं अपनी मौसी से बहुत प्यार करती थी और मुझे लग रहा था यकीनन कोई वजह ज़रूर होगी, इसलिए उन्होंने मुझे डांटा होगा। यही सोचकर मैं उन्हें कमरे में ले आई। उन्होंने प्लेट बेड पर रख दी और मेरे पास बैठकर बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। यह कहकर उन्होंने एक ठंडी आह भरी और कहने लगी, बेटी मुझे मालिश करवाने की आदत नहीं है, और अगर मैं मालिश करवा भी लूँ तो मुझे बदन में और भी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। मौसी ने मुझे प्यार से गले लगा लिया और कहा, तुम फिक्र मत करो, दोबारा मुझसे तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे मौसी की हालत पर तरस आ रहा था। खैर वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर वापस अपने कमरे में चली गई और मैं सारी रात मौसी के दुख और परेशानी को सोच सोच कर जागती रही। अगले दिन मैं रोज़ की तरह घर के काम में लग गई और मैं नाश्ता करके बैठी थी। मौसी ने मुझे एक चिट्ठी पकड़ाई और कहा,
जाकर यह दवाई लेकर आओ। उन्होंने साथ में मुझे कुछ पैसे भी दिए और कहा जितनी जल्दी हो सके आ जाना, कहीं ऐसा ना हो मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए। मुझे दवाई आज ही इस्तेमाल करनी है। मैं उनकी बात सुनकर जल्दी से उठी और बाहर निकल गई। मेडिकल की दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए मैं कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँच गई। उनको चिट्ठी दिखाई तो मेडिकल स्टोर वाले ने कहा यह इंजेक्शन हमारे पास नहीं होते। तो मैंने कहा ये इंजेक्शन कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा थोड़ी ही दूर पर आगे एक स्टोर है, वहाँ पर मिल जाएंगे। आप अगर रिक्शा से जाएगी तो आपको 10 मिनट लगेंगे। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दवाई के ही पैसे थे और अगर मैं घर जाती और मौसी से पैसे लेकर आती तो और भी देर हो जाती, जिससे मौसी की तबीयत खराब होने का भी डर था। फिर वहाँ से मैंने सीधा मेडिकल स्टोर जाने का सोचा। मैं पैदल चलती रही, मुझे काफ़ी देर लगी, लेकिन शुक्र है मुझे वो दवाई मिल गई। मैंने जल्दी से दवाई ली और घर की तरफ बढ़ने लगी। दोपहर ढल चुकी थी जब मैं घर पहुंची, लेकिन वहाँ का दृश्य दिल को दहला देने वाला था। घर का लिविंग रूम जैसे औरतों से भरा हुआ था और मेरी मौसी तो जैसे मातम बना रही थी। वो लगातार रोए जा रही थी। मैं मौसी के पास गई तो वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली मेरा बच्चा मेरी गोद में आने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वो फूट फूट कर रो रही थी। उनकी हालत तो जैसे पागलों वाली हो गई थी। मुझे उनकी हालत पर दया आ रही थी। मेरी आंखें भी भर आई। हर कोई मौसी को समझा रहा था। मैंने मौसी से पूछा बच्चा कहाँ है? तब उन्होंने एक बार फिर से रोते हुए कहा तुम्हारे मौसा ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उसी वक्त बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। औलाद का दर्द बहुत बड़ा होता है बेटा, हम तो जैसे जीते मर रहे हैं। मौसी अभी तक रोई जा रही थी। खैर वो दुख और तकलीफ का समय भी निकल गया। अगले दिन मौसी की तबीयत थोड़ी बेहतर थी और थोड़े ही दिन में वो इस सदमे से बाहर निकल आई। मौसा भी अपने काम पर लौट गए थे। मैं वापस नहीं गई थी क्योंकि माँ और मौसी दोनों ने मिलकर फैसला लिया था कि नेहा अब यहीं रहेगी। मैं फिर से मौसी का वैसे ही ख्याल रखने लगी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन फिर से मौसी ने खबर सुनाई कि वो फिर से माँ बनने वाली है। मैं मौसी की बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अब मैं मौसी पर कड़ी नज़र रखने वाली थी। हर वक्त उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा, लेकिन अब और एक बात मुझे खटकने लगी थी कि मौसी के जितना करीब जाने की कोशिश करती वह मुझे उतना ही दूर कर दिया करती थी। यूँ लग रहा था कि वो नहीं चाहती कि मैं उनके पास जाऊं। खैर आहिस्ता आहिस्ता 9 महीने गुजर गए थे। एक दिन मेरे मन में आइडिया आया। मैंने सारे समय यह बात नोट की थी कि मौसी ना तो किसी डॉक्टर के पास जाती है और ना ही कोई दाई आकर उन्हें देखती है। मैं जानना चाहती थी कि इन सब के पीछे क्या राज छुपा है। इसी सोच के साथ मैंने एक दिन मौसी को दूध में नींद की दवाई मिलाकर पिला दी। मौसी जब दवा के असर में सो गई तो मैं तुरंत चादर ओढ़कर बाहर आ गई। वहाँ मैं दाई का पता पूछकर उनके घर पहुँच गई और उसे अपने साथ लेकर आ गई। वो तो आते ही मौसी की हालत देखकर सोच में पड़ गई। मैंने उन्हें मौसी की सारी आदतों के बारे में बता दिया और कहा इस बात का कोई हल निकाले। मौसी को इस तरह बेहोश देखकर पहले तो वो परेशान हो गई और बोली ये कैसी औरत है जिसको जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है, वरना ऐसी हालत में तो औरतों को एक मिनट भी आराम नहीं होता। मैंने उस समय चुप रहना ही बेहतर समझा। दाई ने मौसी की आंखों पर पानी की बूंदें छिड़की तो उन्हें जरा सा होश आया, लेकिन वो फिर से बेहोश हो गई। ऐसा लग रहा था नींद की गोली का असर उन पर अभी भी था। थोड़ी देर बाद दाई ने मौसी का चेकअप करना शुरू किया। अभी वो पेट की तरफ बढ़ ही रही थी, एकदम उनके चेहरे का भाव बदल गया। मैं समझ ना पाई कि आखिर बात क्या है। इससे पहले वो कुछ बताती, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैं और दाई एकदम से डर गए कि आखिर में यह कौन आ गया। आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि लग रहा था हमारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। तभी मैं दरवाज़ा खोलने के लिए पलटी ही थी कि अचानक कोई अंदर आ गया। वह लोग पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि संगीता और राजा कहाँ है। इतने में एक लेडी पुलिस आगे बढ़ी और उन्होंने मौसी के पास पड़ा पानी का जग
उनके मुंह पर पलटकर रख दिया। वो एकदम से घबराकर उठ गई। तब उस लेडीज पुलिस ने कहा, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके तुम यहाँ कैसे सुख से सो रही हो? चल उठ। अभी वह यह बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर कोई और आया। सबने पीछे मुड़कर देखा तो वो राजा मौसा थे। ना जाने वो कहाँ से अचानक आ गए थे। पुलिस ने उन्हें भी हथकड़ी पहरा दी और बोसी को भी उनके साथ पकड़कर ले गए। मैं और दाई हक्का बक्का होकर यह सब देखते रह गए। मैंने तुरंत माँ को फ़ोन किया। माँ आकर मुझे घर ले गई। मैं टेंशन में थी कि ना जाने यह सब क्या हो रहा है। घर जाकर मैं भी 1-2 दिन वही सोचती रही। मुझे लग रहा था कि बोसी के साथ यह सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं काफ़ी देर तक सोचती रही, लेकिन मुझे अपने किसी सवाल का जवाब ना मिला। माँ भी परेशान थी, शायद वो हकीकत जानती थी। मैं माँ के पास गई और उससे पूछा, माँ आप ही बता दीजिए क्या सच है। तब माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली, बेटा मैं तुझे क्या बताऊँ, तेरी बॉसी अपने कर्म का फल भुगत रही है। मैंने उनकी तरफ सवाल भरी नज़रों से देखा। तब उन्होंने कहा, तेरी बॉसी अक्सर मुझे कहा करती थी कि मैं बहुत अमीर बनना चाहती हूँ और ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी उसका ऐशो आराम ऐसा होगा। माँ ने मेरी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा और बोली, बेटा जब तुम्हारी बॉसी का पहले बच्चे के समय अबॉर्शन हुआ था तो तुम्हारी बॉसी और मौसा ने मिलकर एक प्लान बनाया। मुझे उनकी गांव की औरतों ने बताया कि यह इस तरह बच्चे चोरी करती है और उसके लिए पेट से होने का नाटक करती है और फिर अस्पताल जाकर दूसरों का बच्चा चोरी करती है और घर आकर सबको यही बोलती है, मेरा बच्चा भगवान को प्यारा हो गया, और फिर वो चोरी किया हुआ बच्चा कहीं ना कहीं बेच देती है। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन आज मैं सब कुछ समझ गई हूँ कि सब सच था। मेरी बहन सच में यह गलत काम करती थी। माँ की बातों पर मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। कुछ दिन हुए, लेकिन अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन मैं माँ के साथ जेल गई। वहाँ देखा कि बोसी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मुझे देखते ही वह बोली, मेरे बेटे मुझे माफ़ कर दे। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। उन्होंने मेरी माँ से भी कहा कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैंने कितने माँ बाप को उनके बच्चों से दूर किया है। शायद मुझे भगवान कभी माफ़ ना करे, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर देना। वह बहुत पछता रही थी। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन माँ या कोई और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका जुर्म साबित हो चुका था। माँ ने असहाय नज़रों से उनकी तरफ देखा और हम दोनों वहाँ से निकल चुके थे। मौसी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। मौसी और मौसा को सजा हुई और उनका घर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मेरे दिल के अंदर अपने मौसेरे भाई या मौसेरी बहन के साथ खेलने की चाहत दम तोड़ चुकी थी, लेकिन मुझे अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया था, जिसमें सबसे पहला सवाल यह था कि आखिर मौसी को संतान क्यों नहीं हो रही थी। जब इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है तो भगवान उनके साथ कैसे अच्छा कर सकता है। यह उनका इस जन्म के कर्म का फल था, जो उन्हें इसी जन्म में मिल गया। भगवान हर इंसान को ऐसे गुनाह से दूर रखे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।